हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, एनएएस सर्वे एग्जाम का जो मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुका हूं आप लोगों को पहले, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व कर दिए हैं। 32 प्रश्न उसमें सॉल्व कर दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगी लिंक भी, उसके मैं ऊपर दे दूँगा, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 33 की। तो लिखा हुआ है जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। तो इन प्रश्नों को मैं आपको हल कर रहा हूँ, आपको सामने बता रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो गए हैं, ये लास्ट पार्ट है। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी ही जानकारी आपको दी जाती है हमारे इस चैनल पर। देख लीजिए 33 दिया है अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त है, उसका व्यास D बराबर क्या होता है 7 सेंटीमीटर। अब यदि D का वैल्यू 7 है तो त्रिज्या कितनी आएगी D/2 मतलब 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 परिधि धन व्यास, 1/2 परिधि की सूत्र रखे, 2 से 2 कट गया, पाई r प्लस डी आ गया। पाई की वैल्यू 3.5 रख दिए, r की वैल्यू जो रही वो रख दिए, पाई तो पाई रहा और d की जगह 7। तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का बी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 34, बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा की, उसे अर्धवार्षिक रूप से 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा इस प्रश्न में ये लिखा हुआ है, जो कि उसे अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब ब्याज की गणना 6 माही की गई है। ठीक है, देखेंगे इसका उत्तर दिया है मूलधन बराबर 1000 रुपये, अर्धवार्षिक दर होगी 8%, समय है 2 वर्ष। अब चूंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है मतलब कि 6 माही है, अतः दर आधी और समय 2 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज़, जब भी ब्याज की गणना 6 माही की जाती है या अर्धवार्षिक, तो दर जो होती है वो आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ दर हो जाएगी 8 की आधी मतलब 4, समय हो गया 2 का मतलब 4 वर्ष। प्रश्नानुसार चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो ये सूत्र लगेगा मूलधन कोष्टक के अंदर 1 धन दर बटे 100 की घात समय। तो मूलधन 1000 रख दिए, 1 तो 1 रहा, दर की जगह 4, 100 और ऊपर आ गया 4। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही। अब इसके बाद 35, गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे, तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे। इसका आपको सॉल्यूशन देना है। बहुत सिंपल है सॉल्यूशन, एक दिन से डायरेक्ट हम हल कर देंगे। देखेंगे इसका क्या होगा हल। बच्चों, मैं फिर से कहूँगा, वीडियो इस बार मैंने जो वीडियो है फटाफट थोड़ा स्पीड में बनाया है, जल्दी जल्दी निकालूंगा, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखेंगे बेचे गए कुल टमाटर हैं कितने, 1/4 उसने दिए थे मेहता जी को और 2/5 शर्मा जी को। तो इसका हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5 का यहाँ 1 मुगड़ा हो गया, 4 का 2 में और 4 का 5 में। ये देखिए 5 एकम 5, 2 चौके 8 और 4 पंजे 20। तो 5 और 8 हो गए 13, 13/20 मतलब इसका उत्तर आ जाएगा केवल और केवल बी वाला ऑप्शन जो है 13/20 किलोग्राम। डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे आंसर, आप देख लीजिए। और बच्चों प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आए, आपको अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा आपकी हेल्प की जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। 36, रोहन ने स्कूल के बाद शाम 4 से 8 के लिए समय सारणी बनाई जो नीचे दिखाई गई है। वो पढ़ाई करेगा 2 घंटे, खेलेगा 1.5 घंटे और बोल रहा है बाकी बचे हुए समय में वो टीवी देखना चाहता है। 4 से 8 के बीच कितनी देर टीवी देख सकता है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, 4 से 8 मतलब 4 घंटे का टाइम रखा है उसने कुल। देख लीजिए समय सारणी का कुल समय है 4 घंटे। अब यदि इसको मिनट में बनाएंगे तो हो जाएगा बच्चों 240 मिनट। पढ़ाई करने का समय 2 घंटे या इसको मिनट में लिखेंगे 120 मिनट। खेलने का समय 1.5 घंटे या मिनट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 90 मिनट। तो ये जो उसका पढ़ाई और खेलने का टोटल टाइम है ये 210 मिनट हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहे थे, टीवी देखने के लिए भी उसने बीच में समय मांगा है। तो अब बेटा शुरू में देखिए टोटल उसने टाइम कितना लिया था, 4 घंटे मतलब 240 मिनट उसने लिए थे टोटल। उसका जो रूटीन बनाई थी टाइम टेबल समय सारणी उसके लिए, और उसमें से 210 मिनट तो उसने पढ़ाई और खेल में निकाल लिए। तो अब जो टाइम बचा वो होगा उसके टीवी देखने का टाइम। तो टीवी देखने का टाइम हो जाएगा बच्चों 240 - 210 बराबर 30 मिनट। तो इसका उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन 30 मिनट। इसके बाद 37, ये आलेख दिया जा रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आलेख में आप स्पष्ट देख सकते हैं 50 के सामने अक्षय है, 150 के सामने है सान्या, फिर 250 के सामने बीना है, और फिर इसी तरीके से पूरा दिया हुआ है। तो इसको आपको कितने कार्ड्स हैं किनके पास वो बतलाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे चित्र तो आपके सामने रहा। तो बीना के पास कार्ड के सामने कितना आ रहा था 250 और दिया के पास थे 150। तो दोनों का टोटल कर लो तो आ गए 400 कार्ड्स। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन है तो आपको स्केल रख के ग्राफ को मिला लिया कीजिए।
38 वाले क्वेश्चन को देख लेंगे। इनमें से कौन सी परिस्थिति एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी आसन्न भुजाओं की एक जोड़ी बराबर और उनमें समांतर भुजाओं की एक जोड़ी हो, उनके आसन्न कोण बराबर हो, यदि उसमें समांतर भुजाओं की 2 जोड़ियां हों। तो बच्चों इसका उत्तर होगा डी वाला। डी वाला क्यों होगा? क्योंकि समांतर, जिसमें समान अंतर होता है, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं दोनों समान अंतर ली हुई होती हैं। मगर इसमें दिक्कत एक और चीज़ है कि अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने आइट साइड दोनों भुजाएं, ये देखिए रेड वाली एक सी दिख रही हैं और ब्लू वाली भी एक सी दिख रही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डी वाला, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नंबर डी सही होगा। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, मैंने कलर से दिखा दिए हैं, लाल कलर की अलग भुजा और नीली कलर की अलग भुजा। 39 क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 39वां क्वेश्चन है ये। तो दे दिया है इस सवाल में हमें क्या क्या सॉल्व करना है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों गोले की त्रिज्या दे दी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², मतलब कि 4 तो 4 रहा, पाई का वैल्यू क्योंकि इसमें दे देते हैं प्रश्न में कि अगर पाई का मान रखना है तो पाई का मान बता दिया जाता है, और अगर नहीं बताया है तो उत्तर में पाई ही आएगा। तो देख ले, पाई की जगह पाई रख दिए। r² मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग हो गया 100, और ये 4 पाई तो था, 100 का जब 4 में गुणा हुआ तो आ गया बच्चों 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगता है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक है, लगा लीजिए आप। 39 के बाद 40वां प्रश्न। 5 मैचों वाली ये क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैचों में लक्ष्मण का औसत 42 रन प्रति मैच और 5 मैचों में राहुल का स्कोर 37 रन प्रति मैच था। इस श्रृंखला में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए और कितने अधिक रन बनाए? बच्चों मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर बता देता, चूँकि मैथमेटिक्स में आंसर से काम नहीं चलता, आपसे बनना भी चाहिए। और आपका जो NAS एग्जाम है 12 तारीख को होना है, 12 नवंबर को, और उसमें इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहाँ आपको ये प्रश्न सीख करके जाना है और अच्छे स्कोर जनरेट करना है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए 40वां। लक्ष्मण के 4 मैचों के रन, तो 4 का 42 में गुणा करते हैं क्योंकि उसका औसत 42 था, तो 4 × 42 मतलब 168 रन। राहुल के 5 मैचों के रन, तो उसका औसत कितना था? 37। तो 5 का 37 में जब इंटू किए तो हो गया बेटा 185, 185 रन। अब इनका अंतर निकाल दो, तो 185 में से जब 168 को घटाए तो आ गया बच्चों 17, मतलब कि 17 रन का डिफरेंस निकल रहा है। और ज़्यादा रन किसके हैं बच्चों? राहुल के। तो आता है राहुल ने 17 रन ज़्यादा बनाए। तो इसका जो 40वें वाले का आंसर होगा वो होगा सी। इसको आप टिक कर लीजिए। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, मैंने आपको आंसर बताए हैं मगर समझा करके, तो आप इनको सीख लें। 41वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पर उत्तर मिलेगा। संख्या रेखा दिखाई दे रही है, इसमें देखिए 0 है, फिर -1, फिर -2। तो 0 से आप देखें कितने पॉइंट खिसके हैं, 1 और एक 1 2। तो 0 से इस साइड खिसके हैं तो 0.2 खिसके हैं, तो 0.2 आ गया। पर बेटा चूंकि 0 के साइड माइनस वाली संख्या होती है तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस के 0.2 ये आएगा। संख्या रेखा वाले पैटर्न जो सवाल है आपको मालूम होना चाहिए। रेखा के 0 के इस तरफ माइनस वाली संख्या और 0 के उस तरफ प्लस वाली संख्या होती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस के 0.2। अगर उस तरफ होता यही पॉइंट तो 0.2 बस आता, तो इसका उत्तर बी आ गया। 42वां क्वेश्चन। नरेंद्र साइकिल चलाकर एक जगह वापस जाकर आना चाहता है। देखिए वो जाना भी चाहता है और आना भी चाहता है। वो जगह है उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है, मतलब वो 18 किलोमीटर जाएगा और 18 किलोमीटर आएगा वापस। उसने तय किया है कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाएगा। साइकिल चलाने में जितना समय लगेगा, जितना टाइम लग जाएगा, उसके अलावा वो 4 घंटे का रेस्ट और लेगा। अगर उसको अगले दिन ठीक 1 बजे पहुंचना है तो उसको घर से कितने बजे निकलना होगा? तो देखिए बेटा उसकी जो कुल दूरी है कितनी है, 18 और 18 देखिए आना जाना हो जाएगा तो 36 किलोमीटर। अब साइकिल की 4 है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम निकालेंगे समय का फॉर्मूला। समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो दूरी 36 और 4 रख दी 12, 36 से 12 कटा तो 3 आ गया, तो समय 3 घंटा। अब नरेंद्र 4 घंटे विश्राम भी लेता, तो 3 और 4 हो गए 7 घंटे। अब वह दोपहर 1 बजे पहुँचता, तो बच्चों 1 बजे को 13 भी बोलते हैं, 13 बज गए, तो इसका आ जाएगा 13 - 7 मतलब कि 6। अतः वो कितने बजे निकलेगा? 13 बजे अगर वो वहाँ पहुँच रहा है, और वो कितने घंटे पहले निकलेगा? 7 घंटे पहले निकलेगा। तो बच्चों वो सुबह 6 बजे निकलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सुबह 6 बजे। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन है, ये आलेख दिया हुआ है जिसमें भारत के 4 अलग क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानों की संख्या दिखाई गई। तो देखिए पश्चिम में 11 दुकानें हैं,
फिर उसके बाद दक्षिण में 8 दुकानें हैं, उत्तर में 5 दुकानें हैं और पूर्व में 2 दुकानें हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो नंबर जो डी होगा वो सही होगा। दक्षिण की दुकानों की संख्या, तो दक्षिण की दुकानों की संख्या कितनी, 8 है, और पूरब पश्चिम का, पूरब और उत्तर का टोटल हो जाएगा 5 और 2 7। तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों इसका ये सही होगा, क्योंकि दक्षिण की दुकानों की संख्या 8 है और उत्तर पूर्व दोनों की संख्या का यदि जोड़ बनाएंगे तो भी वो 7 ही आएगा। तो इसका उत्तर होगा डी वाला। फिर इसके बाद 44 नंबर, तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। शुरू में क्या था, सबसे आगे देखिए एक बिंदु था, एक के ऊपर उनने कितने 2 बिंदु बढ़ाए, टोटल हो गया है 3। तो एक में 2 बढ़े हैं, ये 2 बढ़े हैं। फिर दूसरे वाले में देखिए 2 के बाद कितने बढ़ा दिए गए हैं, दूसरे वाले में 2 के बाद 3 बढ़ा दिए गए, तीसरे वाले में 3 के बाद 4 बढ़ा दिए गए हैं। देखिए आपके सामने पूरा का पूरा है, 3 के बाद 4 बढ़ाए गए हैं। तो चौथे वाले में अब क्या होगा, 4 के बाद 5 बढ़ा दिए जाएंगे। अगर चौथे वाले तक टोटल 10 रहा तो देखिए चौथे वाले में 5 बढ़ाएंगे तो 10 में 5 बढ़े तो हो गए 15। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो आ जाएगा। तो आप देख लीजिए इसको, उत्तर नंबर ए। फिर इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। इसमें देखिए 4 आकार बने हुए हैं, पहला आकार, दूसरा आकार, तीसरा आकार और चौथा आकार। इन चारों के आपको परिमाप निकालने हैं। तो परिमाप निकालने के लिए अभी इसके जो पहले पार्ट में एक क्वेश्चन था उसमें भी परिमाप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उससे भी आप देख के इस सवाल को सीख लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो उस प्रश्न को आप जाके देख लीजिएगा, पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में मिलेगा वो। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बच्चों सी वाला। इनके परिमाप, तो आकृति दूसरे और चौथे के परिमाप तो एक से हैं मगर इनके क्षेत्रफल अलग अलग हैं। अब इसके बाद 46वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 46वां क्वेश्चन है, इसमें 80 विद्यार्थियों को 100 में से अंक मिले हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी, 80 थी। तो कुल परिणाम कितने थे बच्चों, 80 थे। अभी बोल रहा 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले। तो देखिए नीचे ये लिखा 60 से 75 कितने, 16, और 75 से ज़्यादा 4। तो अनुकूल परिणाम कितने आए, 16 धन 4 20। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल थे 20 और कुल परिणाम थे 80। तो 20 बटे 80 और जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। तो उत्तर होगा इसका उत्तर बी वाला, 46 का बी। 47 बिल्कुल सिंपल है। इसमें बोल रहे सबसे छोटा टुकड़ा सबसे कम चुना हुआ, तो ये ऊपर ही दिख रहा है 2 दिन में 1 बार वाला। तो इसका उत्तर आप डायरेक्ट लगा लीजिए डी, 2 दिन में 1 बार सबसे छोटा जो टुकड़ा है वही। तो चित्र में ही दिख रहा है स्पष्ट। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहे हैं रेखा एल की लंबाई का अनुपात रेखा एम के मुकाबले लगभग कितना है। तो देखिए रेखा एल जो है वो और रेखा एम देखिए तो लगभग 3 गुने का डिफरेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों, 3:1। देख के ही पता चल जाएगा, इसको हल करने की जरूरत नहीं। 49 देख लीजिए आप, 49 का आंसर ये है, कोष्टक में लिखा था। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा x की पावर m की पावर n। तो ये होता है x की पावर mn। तो 1/5 के ऊपर ये पूरा आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। 4 जाके 1/2 के बाजू पर गुणा होगा तो 2 से 4 कट गया तो 2 आया। तो 1/5 की घात 2। तो 1/x को x इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा उत्तर 5 की घात ऋण 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50वां नंबर, ये चित्र देखिए जो छाया जिसमें कलर वाला चित्र है। तो ये भी त्रिभुजाकार आकृति है और जो ऊंचाई है ये लंबे में मानी जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, छायांकित भाग चित्रानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान 3 था, ऊंचाई 6 थी। तो 2 से 6 कटा 3 बार, तो 3 × 3 मतलब कि 9 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि देख लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा है इसमें, इसलिए इसको काट लीजिएगा आप 3 से 6 से 2 को। ओके। 51 में है, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और पृष्ठ की परिधि है 16 पाई सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। बेलन का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 20 दे दी गई है। बेलन का पृष्ठ मतलब वृत्त हो गया, वृत्त की परिधि 16 पाई। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगाए 2πr बराबर 16 पाई। 2 से 16 कटा 8 बार और पाई से पाई कट गया, r बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर हम लगाएंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा सामने आपके हल कर दिया। फिर आप देख लें 52वां प्रश्न, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन निकालना है आपको। सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न में क्या दे दिया गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से 36 कटा और पाई से पाई कट गया, 4 से 36 9 बार गया तो r स्क्वायर बराबर 9। तो r की वैल्यू आ गई 3। वर्ग हटाए तो वर्गमूल लग गया तो 9 में तो 3 आ गए।
फिर गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 जो कहते हैं पाई जो कहते हैं आर की घात 3 मतलब 3 को 3 बार लिख दिए तो ये आ गया। और नीचे वाले 3 से एक 3 कट गया। फिर इसको सॉल्व करें तो 9 × 4 मतलब 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा स्पीड में निकाल रहा हूँ बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो उत्तर आ गया ए वाला 52वें का ए। 53वें, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 8.8 मीटर स्क्वायर है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 1.4 मीटर, ये पूरा दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 8.8 मीटर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2πRh इसलिए त्रिज्या आ जाएगी कितनी, और त्रिज्या दी हुई है 1.4 मीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 2πRh। 2 तो 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4, एच तो मत पता ही नहीं था। अब हमने क्या किए 2, 22 और 1.4 इसका 7 का ट्रांसफर कर दिए। इस तरफ लेके आए जब इसको पूरा सॉल्व करें, ये पूरा आपके सामने काट दिए, उत्तर आ जाएगा एच बराबर 1 मीटर। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिएगा। फिर 54वां क्वेश्चन, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, शंकु की ऊंचाई h बराबर 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3 × 3 और h की वैल्यू 35/10, क्योंकि 3.5 को हमने दशमलव हटा दिए तो 35/10। इसको जब काट दिए 3 से 3 कट गया और 10 से 2 पंचे 10 और 2 11 22, पूरा सॉल्व कर दिए है, उत्तर आपके सामने निकल गया। 55वां, एक वृत्ताकार चक्की की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 सेंटीमीटर। देख लें इसको, चक्की की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, मोटाई है h बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ऐसी 25 चक्की मतलब 25 × 2 मतलब 50 सेंटीमीटर। फिर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 2πRh। 2 तो 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, एच की वैल्यू 50। 7 से 14 को काट दिए, 7 दूनी 14 तो आ गया 2 × 22, 2 × 22 मतलब 44 और 2 × 50 मतलब कि 100। 44 का जब 100 में गुणा किए तो आ गया बच्चों 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर हो गया आपका सी वाला। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 56वां है, समीकरण ax² bx c बराबर 0 के मूल वास्तविक समान होंगे यदि कब इसकी d की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आ गया आपका सही। 57वां है, इतनी संख्याएं दी थी, इसका माध्य काउंट करना था। पूरी संख्याएं दी थी, इनको माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर समस्त प्रेक्षणों को 1 प्रेक्षणों की संख्या। तो ये प्रेक्षणों के मान रख दिए। अब देखिए प्लस माइनस वाले कट गए आपस में, -a + a, फिर -3a + 3 कट गए। पूरे जो x बचे उनका टोटल करें तो 8x/4, 8x 4 से 8 कटा तो 2x आ गया उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। फिर 58वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो डी वाला, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती। ये कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती। ठीक है। 59वां, यदि एक वर्ग का विकर्ण 4 × 2 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल, तो देखिए वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला लगाए 1 × 2 बराबर 4 × 2, × 2 से × 2 कट गया, ये बराबर आ गया 4 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल a² 4 का स्क्वायर मतलब 16 वर्ग मीटर। उत्तर आ गया सी बराबर 16। फिर इसके बाद 60वां, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 2 सिक्कों को उछाले जाने पर प्राप्त परिणाम कितने आएंगे, HHST मतलब NS बराबर 4 आ गए। अब चित्त आने की घटना तो केवल एक जगह में रह, देखिए दोनों H मतलब 1 आ गए। प्रायिकता का फॉर्मूला लगाया NE/NS मतलब 1/4। ठीक है, उत्तर आ गया सी वाला। 60वें का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपको जैसा का तैसा प्रश्न हल करना है। इसके बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 61 की। देख लीजिए 5, 16, 21, 23, 7 की मध्य का निकालनी है। तो क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है मध्य का निकालने के लिए। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाते हैं। तो ये लिख दिए 5, 7, 16, 21, 23, कुल आंकड़े थे n बराबर 5। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या का फॉर्मूला लगाए, मध्य का n+1/2 पद मतलब 5 और 1/2 मतलब 6वां पद, 6वां मतलब तीसरा पद क्या था 16, ये रहा बीचों बीच, उत्तर आ गया। फिर इसके बाद 62वां, sin 21 cos 69 cos 21 sin 69 का फॉर्मूला। तो ये देखिए sin 21 cos 69 का मतलब कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करिए, sin 90 - 69 और cos 90 - 69, तो ये आ गया इतना। फिर इसका स्क्वायर हो गया। और त्रिकोणमितीय सर्वसम का क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये उत्तर आ जाएगा सी वाला, आंसर नंबर सी 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए आप। यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा का मान क्या होगा, आप इसको भी देख लें। बच्चों इसका आंसर देख ले, sin थीटा बराबर लंब/कर्ण, लंब है 3, कर्ण है 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग था 5 का वर्ग हो गया 25, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग 25, लंब का वर्ग 3 का वर्ग 9, आधार तो पता नहीं था, 25 में से 9 गए तो 16, 16 जो होता है 4 का वर्ग, तो आधार आ गया 4। तो cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण मतलब कि 4/5, ये आधार आ गया, यहाँ पे आ गया 4 आ गया। बच्चों यदि त्रिकोणमिति वाले कोई भी सवाल में
दो मान, ये 3 4 5 का जोड़ा चलता है, आप ये याद रखिएगा। अगर 3 और 5 दे दी तो अगला मान 4 ही होगा। तो इसका उत्तर तो आप बी लगा लें आप लोग, वो बाद में मैं बता दूंगा आप लोगों को। 64वां है कॉट 31 थीटा का मान कितना होगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 31 थी, तो थीटा की जगह 31 रख दिए, तो tan 90 माइनस 31, और tan 31 का मान मतलब 90 में से 31 गए तो आ गए tan 59। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर ए। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको इसी प्रकार की हेल्प करते रहते हैं, हमेशा हमारे चैनल पे आपको मदद मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। 65वां क्वेश्चन sec 60 cos 30 का मान देख लीजिए। तो ये बच्चों त्रिकोणमिति सारणी पे आधारित है। sec 60 का मान होता है 2, cos 30 का मान होता है करनी 3/2। तो त्रिकोणमिति सारणी से वैल्यू पुट कर दो, 2 रख दिए और करनी 3/2, 2 से 2 कट गए, आ गया करनी 3। तो उत्तर होगा इसका 65वें वाले का सी, मतलब कि करनी 3 आ गया उत्तर। ठीक है बच्चों, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी हर जगह हमारे चैनल में मदद होती है। 66वां क्वेश्चन देख लें। थीटा की वैल्यू दी थी 45 अंश, आर का मान था 14 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बटे 360 बटे 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू 45, थीटा 360 तो जो कहते हैं 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू 14। अब इसको थोड़ा मैंने और सरल कर दिया, 45 जो कहते हैं 2 × 22 जो कहते हैं 14 को 2 × 7 लिख दिया, और नीचे वाले 360 को 90 × 4 लिख दिया और 707। अब बाकी काट पीट दो, सब उत्तर आ जाएगा 11। तो ये बराबर आ गया 11 सेंटीमीटर। इसके बाद 67वां क्वेश्चन दिया गया समीकरण निकाय है 3x × 4y = 5, 9x × 12y = 15। तो a1 b1 c1 के मान निकाले, a2 b2 c2 के मान निकाले, फिर इनको एक दूसरे के बटे रख दिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। ये देखिए 3/9, 4/12, 5/15 काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 × 9, 4 एकम 4, 4 × 12, 5 एकम 5, 5 × 15। सब में देखिए एक सी संख्या मिल रही, 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3 मतलब तीनों मान बराबर, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अतः इसके क्या होंगे, समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बच्चों आपने देखा होगा, मैं पूरा आपको लिख करके समझाता हूँ, पर यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा सा जल्दबाजी में लेट हो गए हैं, 3 दिन 4 दिन, इसलिए जल्दी जल्दी आपको निकाल रहा हूँ। 68वां देख ले। दिया गया बहुपद है 3x² धन 7x ऋण 2 बराबर 0। अब बहुपद की तुलना व्यापक समीकरण से कर दो, ax² धन bx धन c से। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -2। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है क्या, c/a। तो c की वैल्यू थी -2 और a की वैल्यू थी 3, तो उत्तर आ जाएगा -2/3, मतलब डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। हम फिर से कहना चाहेंगे बच्चों, वीडियो आपको लाइक करो चाहे ना करो, पर आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। इन प्रश्नों को आप सीख लो, तैयार कर लो, क्योंकि आपका NAS एग्जाम 12 नवंबर को होना है। 69 वाला क्वेश्चन देख लें। यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 है, त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये देखिए चित्र बना दिए, ठीक है। अब चित्र में निर्मित आकृति चतुर्भुज की है, और चतुर्भुज वाला नियम क्या लगता है कि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो लगा दिए कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण ओ जो है केंद्र है, कोण बराबर 360। अब एक चीज़ और है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वृत्त की यहाँ स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, एक है AB और एक है AC। तो कोण B का मान 90 अंश होगा, कोण C का मान 90 अंश होगा। अच्छा, कोण O का मान 120 दिया ही है, तो हमने ये पूरे मान रख दिए। कोण A का मान बस हमें नहीं मालूम, वो छोड़ के बाकी पूरे मान रख दिए, 90 धन 120। तो 90 90 120 टोटल करें, आ गया 300। फिर 300 का हमने पक्षांतर कर दिए, तो 360 में से 300 घट गए, तो कोण A का मान आ गया बच्चों 60 अंश। तो आपका जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो बी वाला होगा, 60 अंश। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा आपको लिख दिया है, लिख के आप इसको तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें। रेखागणित में वैसे भी थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ता है, ठीक है। 70वां क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। देखिए बेलन के बर्तन के आधार मतलब कि वृत्त की परिधि है 132 सेंटीमीटर। तो 2πr का लिखे अपन ने, फिर पाई की वैल्यू रखे और फिर बाकी सबका पक्षांतर कर दिए, तो r बराबर आ जाएगा 21। कैसे काट दो, जो भी कट रहे हैं, 22 से 132 कट जाएगा 11 के पहाड़ा से, ठीक है, और बाकी 7 से भी कटेगा कुछ, तो ये पूरा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो h बराबर आ गया, और h बराबर तो 25 दिया ही था। फिर बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 34,650 घन सेंटीमीटर। अब चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 34,650 को 1000 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 34.65 लीटर। पूरा आपके सामने है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कोई अगली और अच्छी जानकारी के साथ हम मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और DSR फॉर यू के साथ बने रहिएगा। गुड बाय।